स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो, तो आज का चैप्टर है वेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था हाइड्रोजन वाला, और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन देख लिया था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग आते हैं वेस्ट मटेरियल पे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर दो सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लांट एनिमल वेस्ट दैट कैन बी ईजली ब्रोकन डाउन बाई नेचर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कोई ऐसा जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन है ना, जिसमें हम लोग प्याज टमाटर लेके आ जाते हैं, ख़रीद के ले आते हैं मार्केट से। तो जब हम लोग उसको ऐसे फेंक देते हैं कहीं पे मिट्टी विट्टी में कहीं पे, तो मिट्टी उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेयर वेयर आ जाती है, वो बहुत धंस जाता है मिट्टी के अंदर में, पन्नी, ठीक है। लेकिन उसको डिग्रेड होने में कम से कम उसको 500 साल लगता है, ठीक है। और 500 साल तो बहुत लंबा टाइम है। तो इतने लंबे टाइम में तुम्हारा प्लास्टिक डिग्रेड बहुत उतने टाइम में तो हमारा अर्थ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ना जो पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल मत करो, ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो पाता। या और उसी की जगह अगर हम लोग कोई कागज़ वाला क्या बोलते हैं, कोई पैकेट लेके आते हैं, जब हम लोग मिठाई लेके आते हैं या फिर कहीं से लेके आते हैं, तो कागज़ वाले पैकेट में देता है। स्टेशनरी शॉप पे भी जाओगे तो आजकल है ना, कागज़ वाला थैला देता है। अगर हमने उसको फेंक दिया कहीं पे मिट्टी वाली जगह पे, और उसके ऊपर मिट्टी में उसको धंसा दिया है ना, धंस गया उसके नीचे, और जैसे आज हमने रखा है, और अगर मैं उसको जैसे हफ्ते भर या एक महीने बाद लिखने जाऊँ ना, तो काफ़ी चीज़ें ना उसमें से गल चुकी होगी, काफ़ी चीज़ें तो उसमें से गायब हो चुकी होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जो बैक्टीरिया लग जाता है उसके ऊपर, और वो क्या करता है, उसको खा लेता है, और फिर उसके बाद वो अपना पॉटी करके, और उसके बाद क्या करता है, वो मिट्टी टाइप का जो जो भी है वो फर्टिलाइज़र टाइप का बना देता है। मतलब बेसिकली उसको गायब कर दिया उसने, है ना। तो जो वैसी चीज़ है जो जिसको हम लोग इसे फेंक दें और वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कि जो ईजिली ब्रोकन हो जाए उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब ऐसे ही हम लोग जैसे कोई प्लांट है या जैसे मूली है, अगर हमने उसको फेंक दिया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग 10 दिन 15 दिन बाद जाएंगे तो वहाँ पे हमें मूली वापस से मिलेगा। वो मूली कब का गायब हो चुका होगा। सेम चीज़ यही है, कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट की टहनी है वहनी कुछ है, हमने उसको फेंक दिया, और हफ्ते भर महीने भर बाद देखने जाएंगे तो पूरा तरह से गल चुका होगा, ज़मीन के अंदर मिल चुका होगा वो, ठीक है। इस तरीके से वो हो जाते हैं, उसके सारे पत्ते वत्ते ना पीले पड़ चुके होंगे, टूट चुके होंगे, और मिट्टी के अंदर दब चुके होंगे, और वो साल 2 साल के अंदर में पूरी तरह से मिट्टी बन जाएगा। तो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो पूरी तरह से मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो वैसे मटेरियल, और एनिमल भी, कोई डेड एनिमल है, कोई स्क्विरल है, कोई रैट है मर चुका है, तो वो भी पूरी तरह से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी वो बॉडी वहाँ पड़ी रहेगी। तो इसी के उल्टे में अगर देखें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन डिग्रेडेबल होता ही नहीं है। अगर तुमने आज गाड़ा है, 5 साल बाद भी निकालने जाओगे तो वहीं पे मिलेगा तुमको, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं दो सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनाए जाते हैं, ठीक है। और मतलब पल्प से, जो पेड़ के रस होते हैं उससे, लकड़ी से, कागज़ से, है ना, इस तरह से बनाए जाते हैं। प्लांट से, सच एज एनिमल वेस्ट दैट आर कैन बी इजली ब्रोकन डाउन बाई नेचर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया से। कौन कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल का पील हो गया, अगर किसी एप्पल का छिलका, पीएस का छिलका अगर फेंक दिया, गायब हो जाएगा, है ना। एंड अदर किचन वेस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, टी का लीव्स हो गए, चाय पत्ती हो गई, है ना, वो भी गायब हो जाता है। चाय पत्ती जो होती है, जो बच जाता है चाय बनाने के बाद, वो भी मिट्टी में फेंक दो तो गायब हो जाती है। पेपर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सब क्या गायब हो जाती है। वहीं पे अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पे हम लोग आए, तो वीच वेस्ट आर डिफाइंड एज दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर नॉट डिकम्पोज और डिस्ट्रॉयड नेचुरली, जो नेचुरली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे टायर हो गया, जो गाड़ी का टायर होता है ना, वो डिग्रेडेबल नहीं होता, उसके अंदर मेटल भी भरा रहता है। उसके अंदर ना जो गाड़ी का टायर होता है उसके लेयर में मेटल से भी, मेटल की जाली भी बिछाई रहती है उसके अंदर, बहुत पतली पतली लेयर में। और उसका जो रबड़ होता है वो डिग्रेडेबल नहीं होता। अगर तुम कहीं पे भी उसको गाड़ दो, 1000 2000 साल बाद भी निकालोगे तो वापस तुमको मिल जाएगा वो टायर। तो काफ़ी सारे ऐसे जो दुकान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टायर को लेकर के, तुमने देखा होगा वो बहुत ऐसे पहाड़ सा बना के रखते हैं टायर का, क्योंकि टायर टायर को कुछ किया नहीं जा सकता, उसको ना वो नहीं किया जा सकता। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन अर्थ को पहुंचा रहे टायर बनाने से। लेकिन क्या करेंगे, टायर तो लोगों को चाहिए, गाड़ी चलानी है तो टायर चाहिए ही, ठीक है। फिर उसका प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी नहीं बायोडिग्रेडेबल हो पाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का टॉय है, टूट गया, अब वो खेल नहीं सकता, उसको फेंक दिया, पर वो क्या बोलते हैं, वो गायब नहीं होगा, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉक्सिक केमिकल्स है क्या, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, ठीक है। वो तो और हार्म फैलाते हैं, जो मिट्टी उपजाऊ है वो भी उपजाऊ नहीं रहती टॉक्सिक केमिकल्स, अगर वहाँ पे बहुत देर पड़ गई तो, ठीक है। फिर टिन हो गया, टिन वो होता है जो कि बहुत पुराने टाइम में टिन के डब्बे नहीं आते थे,
जिसको बक्सा बोलते हैं लोग, बड़े बड़े बक्से होते हैं, लोग उसमें सामान रखते हैं, तो टिन से बनता है वो। कूलर भी टिन का आता है, हल्का टिन का होता है। और काफ़ी सारे मटेरियल लोग टिन से बना लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एलॉय है, ठीक है, दो उससे मिलके बनता है, ठीक है। और फिर ग्लास हो गया। ग्लास, कांच, कांच भी डिग्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर मिट्टी में कहीं दबा हुआ है और खुदाई करोगे तो बहुत बार कांच तुम्हें वापस से मिल जाता है ना। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक्स तो देख ही लिया, डीडीटी और बैकलाइट एक्सेट्रा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तुम देख सकते हो। यहाँ पे टिन का कोई ड्राम है, ये नहीं डिग्रेडेबल होगा। ये देखो कचरे का ढेर लगाया हुआ है, कहीं नहीं गायब हो रहा, वहीं पे पड़ा हुआ है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी कहीं नहीं जाते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होता है ना, बहुत सारे लोग का क्या होता है कि फ़ोन लेते हैं लोग और 2-3 साल चलाते हैं और फिर फ़ोन का उनका स्लो हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक दिया, या किसी किसी लोगों को ऑनलाइन एक्सचेंज में डाल दिया, तो वहाँ तो वो रिसाइकिल के लिए डाल देती है कंपनी। और कहीं कहीं पे क्या करते हैं लोग, घर में रखे रहते हैं बहुत लंबे टाइम के, फिर उसको कचड़े में फेंक देते हैं, यार किसी काम का नहीं, बेकार पुराना फ़ोन हो गया तो फेंक दिया। उसके जो चिप विप होती है ना, वो सारी मटेरियल्स की बनी हुई, वो सब डिग्रेडेबल नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, इरिपेरेबल, मतलब कि जो रिपेयर नहीं हो सकता वैसा कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या फिर ई वेस्ट भी कहा जाता है। काफ़ी सारे देश में, काफ़ी सारे देश में ऐसी बहुत सारी मशीनें लगी रहती है और ऐसे दुकानें भी रहती है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ई वेस्ट है, तुम्हारा पुराना फ़ोन, तुम्हारी लाइट पुरानी हो गई है, टीवी पुरानी हो गई है, या फिर है ना कंप्यूटर पुराना हो गया, टैबलेट पुराना हो गया, ऐसा कुछ भी तुम्हारा पुराना हो गया, अगर तुम उसको लेके जाओ पॉन शॉप पे बोलते हैं उनको, अगर आप उसको लेके जाओ तो वो उसको कबाड़ी के रेट में ही सही पर कैलकुलेट करके थोड़ा सा कबाड़ी से ऊपर वाला रेट तुमको दे देता है। और वो क्या करते हैं बाद में, इसमें से क्या करते हैं, सिलिकॉन अलग कर लेते हैं, लेड अलग कर लेते हैं, पीसीबी अलग कर लेते हैं, गोल्ड अलग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर में। और फिर उनको क्या करते हैं, पिघला करके वापस से नया कंपोनेंट बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है, लोहा ही होता है बहुत सारे केसेस में। तो और उसके बाद फिर जो चीज़ हो सकती है ठीक, उसको ठीक कर लेते हैं। और कुछ कुछ तो ये लोग रीसेल भी कर देते हैं ठीक करके, और कई कई चीज़ों पे उसको पिघला करके कुछ और बना लेते हैं। तो ई वेस्ट करने से क्या होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब पैसे मिल जाते हैं, तो लोग ज़्यादातर इन्हीं शॉप्स पे लेके जाते हैं अपने सामान को। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो अभी ज़्यादातर लोग कचड़े में ही डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बेसिकली वही कि हम लोग केमिकल यूज़ ना करें, जो नॉर्मल पुराने टाइम में जैसे फार्मिंग होती थी वैसे ही करें। सिक्किम में एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है पूरी 100%। और और कोई भी स्टेट है क्या, और कोई स्टेट तो याद नहीं आ रहा, सिक्किम है शायद, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ क्लास साइक सिसिकल नहीं नहीं साइक्लिकल integrated organic farming is a cyclical zero waste procedure where waste product from one process are cycled as a nutrient for the other process। मतलब कि जैसे साइकिल्ड, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे किसी सामान का जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना, हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं किसी और चीज़ के बेनिफिट के लिए, ठीक है। nutrition of the other process, this allow the maximum utilization of the resource and increase the efficiency of the production, ठीक है। इसको बाद में देखते, पहले इसी को करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारी सब्जी उब्जी ख़राब होगी, है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको सड़ा गला करके उसका खाद बना लेते हैं। फिर वही खाद को जो तुम्हारी जो नई सब्जी बन रही है उसमें इस्तेमाल करके काव डंग के साथ मिला करके पूरा ऑर्गेनिक खाद बना लेते हैं और उसके साथ मिला करके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली यही होता है। जैसे तुम्हारी मान लो कि तुमने भुट्टे का खेती किया लास्ट टाइम पे, है ना। तो तुमने क्या किया कि उसकी जो मेन जो कॉर्न था वो तो तुम्हारा इस्तेमाल हो गया, तुमने उसको आगे सेल कर दिया, पर तुम्हारा जो टहनी पेड़ जो था पूरा, वो तो तुम्हारा वेस्ट चला गया। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ तो ऐसे जानवर भी खा लेते हैं, पिग विग खा लेते हैं उसको, अगर उसको खाया तो खाया, नहीं तो उसकी खिचड़ी बना करके उसका खाद बना देते हैं, ठीक है। और फिर उसको खाद को नेक्स्ट खेती में इस्तेमाल कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, इंटेंसिव फार्मिंग इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि मतलब कि जल्दी से जल्दी फार्मिंग का रोटेशन करना है ना। जैसे जो फल 3 महीने में बनना था उसको इन्होंने फर्टिलाइज़र लगा करके केमिकल डाल के 2 महीने में ही कर दिया, फिर नेक्स्ट फसल भी डाल दी, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मतलब कि उनका डिमांड आता है कि यार शिमला मिर्च चाहिए 2 महीने के अंदर में, तो फटाफट ये लोग शिमला मिर्च 2 महीने में उगाने में लग जाते हैं, इस तरीके से।
अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस दैट आर मेंट टू कंट्रोल पेस्ट इंक्लूडिंग वीड्स। तो बहुत टाइम पे क्या होता है ना, जैसे ये लोग किसान का ये दोनों जानी दुश्मन है बेसिकली, कह सकते हो, पेस्ट भी और वीड्स भी। पेस्ट यानी कि कीड़े होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो लोग पेड़ लगाते हैं तो हम अपने हाथ का एक बित्ता गैप छोड़ देते हैं एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में, ठीक है, ताकि एक पौधा का न्यूट्रिशन लेने के लिए आगे और पीछे दोनों साइड एक एक बित्ते का गैप हो जाए। तो जितना भी पानी आएगा वो वही वाला पौधा को मिलेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के अंदर में ना बीच में 10, 3, 4, 5 ऐसे छोटे छोटे घास फूट के पेड़ निकल आते हैं। अब जितनी एनर्जी मेन क्रॉप को मिलनी चाहिए थी उसकी कुछ कुछ एनर्जी, आधी एनर्जी तो ये वीड्स ले जाते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको फिर वो लगाने पड़ते हैं, मजदूर लगाने पड़ते हैं जो कि बैठ करके सारे वीड्स को निकालेंगे। और ये खेती करते कैसे, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ में, है ना। तो वहाँ कम से कम ऐसा होता है कि 1 एकड़ में कम से कम 16 मजदूर लगाने पड़ते हैं वीड निकालने के लिए। और वो लोग कम से कम हफ्ते भर काम करते हैं, और एक हफ्ते भर भी अगर वो काम करे, 2-2 हज़ार रुपये या 1-1 हज़ार रुपये भी ले अगर वो लोग, तो 1 हज़ार के हिसाब से हो गया 7 हज़ार रुपये एक बंदे का। और वो लगाते कम से कम 16 बंदे, है ना। तो यही 67 जब हो जाएगा आपका, क्या 42, 4, 7, 4, 11, कितना हो गया यार। हाँ, एक सेकंड, कहाँ पे गया मेरा पेन, हाँ ये। तो कितना थे हमारे खर्चा क्या था, हमारा खर्चा था, भूल गया मैं, एक सेकंड रुको। 16 मजदूर लगे हमारे और खर्चा आया हमारा 7 हज़ार का, है ना। 7 हज़ार का, 642 हासिल 4, 7, 4, 11 और 2 ज़ीरो। तो 11,200 रुपये लग गया एक मजदूर पे। एक मजदूर नहीं, पूरा पूरा खर्चा आया कितना, एक एक जीरो और लगेगा ना, एक जीरो और लगेगा, हाँ। तो 1,12,000 रुपये उसको कितना किस चीज़ का खर्चा आ गया, सिर्फ और सिर्फ वीड निकालने का। यानी कि उसको सिर्फ वो जो घास, जंगली घास जो गई थी ना, उसको निकालने का उसका खर्चा 1,20,000 रुपये आया 1 एकड़ में। हालांकि जब वो सेल करेगा अपना जो वो जो भी वो उगा रहा है क्रॉप, तो उसको प्रॉफिट होगा आराम से, ऐसे ही कुछ 18-19 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो उसमें से भी काफ़ी सारा मटेरियल तो उसको खेती में चला गया। स्टार्टिंग में उसने मजदूरी की, टाइम दी, और ये 18 लाख रुपए एक महीने का नहीं होता ना, ये 6 महीने का होता है। तो 6 से तुम डिवाइड करोगे तो एक महीने में 3 लाख रुपए की कमाई हुई। उसमें से सारे खर्चे निकालेगा, उसमें से देखो 1 लाख तो तुम्हारे ऐसे भी चले गए, है ना। तो ऐसे खर्चे निकालेगा तो उसका बचेगा कितना महीने का, 60 से 70 हज़ार रुपये बचेगा। तो एक किसान 60 से 70 हज़ार रुपये कमाता है महीने का, 50-60 हज़ार रुपये एवरेज मान के चलते हैं। और उसमें भी उसको डर लगा रहता है कि भाई मेरी कहीं फसल ख़राब ना हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं हम लोग। पेस्टिसाइड समझ में आ गया ना ये वाला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, फूड ग्रेन्स पे आते हैं। फूड ग्रेन्स, अच्छा ये कुछ और टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ है, अच्छा टॉपिक तो सब मेजर रेवोल्यूशंस जो हुए थे। अच्छा, तो फूड का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं हम लोग। ये 1960 में हुआ था। ये हुआ था थर्ड, क्या बोलते हैं, थर्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, वो अरे वो था ना 52 से लेकर 56 के बीच में, फिर 56 से लेकर के 61 के बाद 5 ईयर प्लान। हाँ, तो 5 ईयर प्लान के था, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 में, जो कि 61 के बाद जो लगता है 66 तक। तो ये वाले सेक्शन में ये वाला जाएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में 61, 62, 63 हो गया था, 62, 63 हो गया था, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन ने इसको किया था। बस यही है मेन। बाकी वैसे देखने जाओगे तो मिल्क के लिए वाइट रेवोल्यूशन होता है, और पोटैटो के लिए राउंड रेवोल्यूशन होता है। और अगर देखना चाहोगे तो एग के लिए थोड़ा रहने दो, ओनियन के लिए हाँ ये ज़रूरी है, पिंक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे था, हाँ, फ्रूट और हनी के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद में पेट्रोलियम के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन होता है। ऑयल सीड के लिए येलो रेवोल्यूशन होता है। और अगर देखने जाओगे तो बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन एवरग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए, किसको कहते हैं हम लोग, MS स्वामीनाथन को ही कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटी, द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने एक बीज लेके आए, दूसरी टाइप की बीज है ये, ठीक है। नॉर्मल बीज से थोड़ी, नॉर्मल बीज जो होती है छोटी होती है, उससे थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो क्रॉप होती है ना, दूसरी क्रॉप, तो ये क्रॉप ना, जैसे इतनी सी लैंड है, पहले वाली लैंड में समझो कि अगर 1 टन निकलता था माल,
है ना। तो नई वाली बीज में 3 टन माल निकलता था, ये हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, समझ में आ गया। तो क्वांटिटी बढ़ जाती थी, पहला कारण। दूसरा कारण, टन में बोल रहा हूँ तो वेट बढ़ रहा है, तो फसल तो बढ़ती ही थी, फसल समझ लो कि दो दुगनी होती थी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो 3 गुना हो गया, तो 3 गुना कैसे वेट हो गया उसका। तो फसल दुगनी होती थी, ठीक है, लेकिन जो दाने होते थे ना, दाने वो भी लंबे हो गए। मतलब लंबे हो गए तो हमें पता है कि जब एरिया बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से क्या होता था कि उस बीज का जो वजन है वो बढ़ जाता था। तो जैसे दुगनी क्रॉप हुई तो 2 टन निकलना चाहिए, लेकिन उसका वजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था, 3 टन का माल निकलता था। तो फिर, और जब भी ये लोग अनाज बेचने जाते हैं तो ये लोग वेट पे बेचते हैं, है ना। तो इनका काम एक नंबर वहाँ से निकलने लग गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिर्फ यूपी, पंजाब और बिहार, इन 3 स्टेट को बोला था कि क्या बोलते हैं, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी स्टेट को नहीं करने को कहा था। लेकिन क्यों, ऐसा क्या कारण है, इस सीड का इस्तेमाल करने से क्या लॉस होता है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी वो 3-4 साल तक ही खेती कर पाती है, उसके बाद उसको 1 साल के लिए रोकना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये है इस वाली हाई यील्डिंग सीड के साथ में। तो 3-4 साल, 3 साल खेती करो और 1 साल रोको, 3 साल खेती करो फिर 1 साल रोको, 3 साल खेती करो फिर 1 साल रोको। अगर लगातार खेती करते चले जाओगे हर साल, है ना, तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो लैंड है ना वो डिग्रेड होती जाएगी, आपकी क्वांटिटी थोड़ी 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 हर साल कम होती चली जाएगी। और एक टाइम आएगा 15-20 साल के बाद में आपकी लैंड पूरी बंजर हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि अरे कर लेते खेती, लगातार करते रहते, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं होता ना 1 साल रुकने के लिए। तो खेती करते रहते और 15-20 साल जब उनको लगता है कि अरे अब उनका लैंड उतना अच्छे से वो नहीं दे पा रहा है, क्रॉप नहीं दे पा रहा है, तो वो अपनी लैंड को ही बेच देते हैं। ठीक है, जा अब जिसके पास आएगी उसका झंझट। तो जब नया बंदा लेता है, वो क्रॉपिंग करता है, फिर उसको पता चलता है अरे नहीं मेरे को तो लॉस हो गया, ये लैंड ही थोड़ी थोड़ी बंजर सी पड़ गई है। फिर उसमें वो वैसी वाली खेती करता है जो लैंड की क्वालिटी बढ़ा सके, जैसे बाजरा की, ठीक है, दाल की, ठीक है, ये ऐसी खेती करता है। और उसमें भी गैप देना पड़ता है उसको, स्टार्टिंग के कुछ 3-4 साल, मतलब उसको स्टार्टिंग के 5 साल उसकी कमाई नहीं होती उस वाली जो लैंड उसने खरीदी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ओनर ने तो सारा जूस निकाल लिया उसका। फिर ये उसको करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको नई मिट्टी भी मंगवानी पड़ती है, कुछ कुछ एक लेयर उसके ऊपर मिट्टी भी डलवानी पड़ती है, तो उसको थोड़ा और खर्चा पड़ता है। फिर उसके बाद वो लैंड वापस से उपजाऊ हो जाती है, लेकिन उसको खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है जिस नए बंदे ने खरीदा है, ठीक है। तो ये होता है। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट पे आते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है ये। इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्या होता है, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, जैसे डाल देते हैं न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इमेज पे चलते हैं और इंडिया इसमें से हटा लेते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है उस फोटो में, आजा, हाँ आ गई ना क्लैरिटी। तो इस तरीके का कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। इसके जो ऊपर जो निकल रहे हैं ना सफ़ेद सफ़ेद धुआं, ये बेसिकली पानी है, ठीक है, पानी का मिस्ट बना करके निकल रहा है, क्योंकि ये धुआं काला नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे तो ये धुआं काला नहीं है। गर्म पानी का जो मिस्ट होता है ना, ये वो है, ठीक है, गर्म पानी का जो मिस्ट होता है ना, ये वो है। बेसिकली लोगों को समझ में आया, अरे बाप रे, ये तो पोल्यूशन ही नहीं करता, है ना। तो ये एक नंबर प्रोजेक्ट है ये वाला। तो पर इसमें होता क्या है ना, इस वाले में जो जो ये लोग यूरेनियम को जलाते हैं, जलाने के बाद कुछ यूरेनियम बच जाता है। अगर उस यूरेनियम को उसने कहीं भी ऐसे कचड़े में फेंक दिया, उस यूरेनियम को, तो वो उस पूरे एरिया को रेडियो एक्टिव कर देता है, और वहाँ जाने वाले जो भी लोग हैं वो उनके डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं और वो कुछ समय बाद मर जाते हैं। तो जो मटेरियल जो बचता है ना यूरेनियम का आखिर में, वो जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है। बाकी पूरे प्रोसेस में बिजली बनाते समय कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है ये वाला चीज़। तो बेसिकली जहाँ भी ये प्लांट बनेगा उसके बाजू में पानी होना चाहिए, क्योंकि इसको ना ये कंटिन्यूसली पानी उड़ाते रहता है, तो इसको पानी का सोर्स चाहिए। अगर कहीं दूर से पानी लाओगे तो और कॉस्टली पड़ेगा, तो इसको कहीं भी ऐसी जगह बनाना पड़ता है जहाँ पानी ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। यहाँ गाड़ी देखोगे कितना छोटी गाड़ी है, तो इसके हिसाब से तुम देख सकते हो कितना बड़ा हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा सिस्टम रहता है, इसमें न्यूक्लियर जलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे सब लोग, तो इस वाले फ़ोटो में समझ में आ रहा हो तो बेसिकली मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिंपल सा फंडा रहता है इस वाले में कि न्यूक्लियर जलाया जाता है, उसके ऊपर में पानी को लाया जाता है, उसके ऊपर में न्यूक्लियर जलता रहता है, उसके ऊपर में पानी रखा रहता है, ठीक है। और उससे होता क्या है, यहाँ पे डायग्राम अगर यहाँ पे बना सकूँ तो इधर ही कहीं बना देता हूँ। तो देखो ये मैंने क्या किया, ये मैंने यूरेनियम
येलो केक है, इसको मैंने जला दिया। ये येलो केक है, इसको मैंने जला दिया। यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, ठीक है। ये गोल्ड से बहुत महंगा होता है यूरेनियम, मिलता भी नहीं है, अगर तुम खरीदने जाओ तो भी ना मिले। तो यूरेनियम को जैसे बर्न कर दिया हम लोगों ने, जैसे ही बर्न करेंगे इसके ऊपर जाता है क्या, इसके ऊपर ऐसे पाइप में पानी भरी रहती है, इसके ऊपर में पाइप में ऐसे 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 करके पानी रहती है। इन लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है। और एक तरफ से पानी आ रही होती है और एक तरफ से पानी जा रही होती है, सिंपल सा तरीका है इनका। तो पानी इसके अंदर आ रहा होता है और ये यूरेनियम जल रहा होता है। जैसे ही जलेगा तो ये क्या करेगा, पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। तो पानी गर्म करता है तो इससे क्या होता है, मिस्ट निकलता है, मतलब कि वही इवेपोरेशन होगा तो धुआं निकलेगा ना, तो मिस्ट निकलता है। और वो मिस्ट क्या करता है, उसको एक नली में डालते हैं, जो कि जब बाहर निकलेगा तो एक पाइप से होके निकलेगा। और उसका उसमें एक चक्का जोड़ देते हैं, जो कि जब वो धुआं निकलता है तो चक्का घुमा देता है, बस वो हवा निकल जाती है, बस ये चक्का घुमा जाता है। और हमें बस इसके बाद पता ही है कि जैसे कोई झरना होता है, जैसे कोई झरना होता है और उसमें हम लोग टरबाइन लगा देते हैं, चक्का घूमने वाला, झरना ऐसे जाता है, पानी को घुमा देता है और वो चक्का घूम जाता है, और चक्का घूमने से हम लोग वो बिजली बना लेते हैं। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। और इसमें फ़र्क क्या है यूरेनियम में, अगर मैं यहाँ लकड़ी लगाऊंगा तो 1 घंटा चलेगा, और यहाँ पे कोल लगाऊंगा तो समझो 1 दिन भी जल जाएगा, या 6 घंटे चल जाएगा बहुत होगा तो। डीजल पेट्रोल तो बहुत महंगा पड़ेगा। और वहीं अगर यूरेनियम चलाऊंगा तो 1 महीने तक चलेगा। यही फ़ायदा होता है यूरेनियम में, ठीक है। तो उतना ही यूरेनियम में बहुत ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज दैट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम। द फर्स्ट इज़ एक्सीडेंटल लीकेज। अच्छा, चिनोबिल और एक जापान में 2 बार ऐसा एक्सीडेंटल लीकेज हो गया है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट्स, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 2 बार हुआ है ये। एक तो चिनोबिल में हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से फट जाता है बेसिकली, ठीक है, ये इस तरीके से पूरा फट जाता है। और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, अगले 50 साल तक यहाँ पे रहने के, 50 साल बोल रहा हूँ सॉरी, अगले 5,000 साल तक यहाँ आप कोई नहीं रह सकता। एक बार फटा तो गया। इस तरीके से। अब ये देखो, एक शहर है यहाँ पे था, उसके आजू बाजू में बहुत सारे वो बनाया गया था, लोगों के रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया था। लेकिन अब आज की डेट में पूरा का पूरा खाली रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो एक जापान में और एक ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रशिया के साथ लड़ाई कर रहा है यूक्रेन में। हाँ, तो यूक्रेन में हुआ था। अब यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई हो रही है, लेकिन कोई भी ना यूक्रेन के लोग ना रशिया के लोग इस लैंड पे कब्जा लेने कोई नहीं जा रहा। ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये अभी भी इसको कम से कम और 2,000 साल इसको रहना पड़ेगा, 2, 3, 4 हज़ार साल रहना पड़ेगा, तब जाकर के इस लैंड पे वापस से लोग रह पाएंगे। ये लैंड ही वेस्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो, ठीक है। दूसरा क्या है, एंड द सेकंड इज़ अ सेफ डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो हमें पता है जब हम लोग लकड़ी वकड़ी जलाते हैं, कोयला वोयला जलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा कोयला जल जाता है या पूरी लकड़ी जल जाती है, कुछ ना कुछ में राख है ना, या कुछ हल्का हल्का मटेरियल बच जाता है। अब वो जो राख है ना, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसका वाला यूरेनियम का। और उस राख को फेंकना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हें पता है पूरे लैंड ख़राब कर देगा। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, द रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड बी केप्ट इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ लेड। तो लेड का ही कंटेनर बनाते हैं, क्योंकि लेड के आर पार रेडियो एक्टिव मटीरियल नहीं जा पाता है, लेड के आर पार। बस उसको लेड वाले डब्बे में बंद किया और पूरा सील कर दिया। ऐसा नहीं कि हम उसमें ऐसा गेट बनाते कि चाबी डाल के खोल लो, पूरा सील ही कर देते हैं हम उसको। सील करके 500 किलोमीटर नीचे, 100 किलोमीटर नीचे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं सीधा उसको, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जैसे कि आज से जब 2,000, 3,000, 5,000 साल बाद भी अगर कोई जब उसको निकालने जाएगा, तब तक उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी। और वो जो मटेरियल है, और जब उसने किसी ने ढूंढ भी लिया, खोल भी लिया, तो बाद में उनको कुछ ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उसको। तो ये देखो, ये रहा चिनोबिल, है ना। चेरनोबिल डिज़ास्टर वॉज कॉज्ड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट से हुआ था, दैट हैपेंड इन 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। तो चिनोबिल के आसपास में ना कम से कम 5,000 व्यक्ति को रहने के लिए या 10,000 व्यक्ति को रहने के लिए पूरा रेजिडेंशियल एरिया, पूरा ऑफिस एरिया और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बनाया था गवर्नमेंट ने वहाँ की, ठीक है। जब ये पूरा बनाया था इसको, और और उन सबको एनर्जी देने के लिए ना इन्होंने सोचा कि यार ट्रेडिशनल वे जाने से अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी न्यूक्लियर एनर्जी, उसको बनाते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, लेकिन क्योंकि वो लोग अभी इनएक्सपीरियंस थे न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैंडल करने में, उन्होंने जब उन्होंने बनवाया तो विदेश से लोग बुलाए थे कि हाँ भाई तुम आओ, बनाओ, सेटअप करो, चला करके छोड़ के जाओ। तो उन्होंने चला के छोड़ के चले गए जो लोग आए थे वो लोग, ठीक है। तो इनके जो खुद के लोग थे ना, वो हैंडल नहीं कर पाए उसको, और वो एक्सीडेंट हो गया और वो फट गया। जैसे ही फटा, वो पूरा जो शहर में जितने लोग थे वो सब मर गए,
और वो एरिया, इतना खर्चा जो इन्होंने किया था सब के सब वेस्ट हो गया उनका, ठीक है। एट द चिनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन में हुआ था ये। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द फ्लॉड रिएक्टर डिज़ाइन की वजह से हुआ था ये, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा डिज़ाइन ही बेकार था, ठीक है। दैट वाज ऑपरेटेड विद द इन एडुकेट ट्रेंड पर्सनल, और जो लोग थे वो उतने ट्रेंड नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्या ही है, आगे जलाना है, ये करना है, वैसे करना है, मशीन घुमानी है, कर लेंगे सब लोग, है ना। तो उसकी वजह से हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है ना, साइनाइड जो होता है इसको हम लोग बहुत ही डेंजरस पोजीशन बोलते हो, और पॉइजन, ये पॉइजन डेंजरस इसलिए है कि इस पॉइजन में क्या है ना कि ये 5 मिनट के अंदर व्यक्ति को मार देता है। जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, जैसे सांप भी जब काटता है तो कम से कम आधा घंटा व्यक्ति जिंदा रहता है, आधा से 1 घंटा जिंदा रहता है, और कोई बिच्छू भी काटता है तो 1.5 घंटा आराम से जिंदा रह जाता है। और कोई दूसरा भी पॉइजन होता है तो व्यक्ति क्या है ना, आराम से कम 1.5-2 घंटे तक तो ज़िंदा रह ही लेता है। उसमें वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका इलाज हो जाता है, दवाई ववाई बहुत सारी वैक्सीन बन रखी है, वो बंदा जीवित हो जाता है। प्रॉब्लम क्या था कि जिस टाइम में ये हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था भोपाल के अंदर में, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन दिसंबर 1984। उस टाइम पे इसकी दवाई नहीं थी, ठीक है। और हुआ क्या कि आइसोसाइनाइड क्या है, ये हवा में फैलता है, और जैसे ही व्यक्ति सांस ले तो 5 मिनट के अंदर अंदर में 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर में वो व्यक्ति मर जाए। प्रॉब्लम ये थी इस वाली गैस की, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का ये ट्रेजेडी हुई थी, और इसमें भोपाल में बहुत सारे लोग मरे थे, मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। 3R का रूल, 3R का एक रूल है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। मतलब कि पहली बात तो जो तुम्हें चाहिए नहीं उसको इस्तेमाल ही मत करो, रिड्यूस कर दो अपने इस्तेमाल को, ठीक है। फिर रीयूज़ करो, मतलब कि जैसे तुम्हारा कुछ भी आइटम है, जैसे तुम्हारे कपड़े हैं, तो अगर तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें कम नहीं आ रहे तो तुम किसी और को दे दो, वो यूज़ कर ले, फेंकने से तो अच्छा ही है, रीयूज़ कर लो, है ना। तो ये हो गया। उसी तरह से बुक है, नहीं तुम्हारे काम है किसी और को दे दो, वो यूज़ कर ले, बुक तो चलो हो ही जाता है रिसाइकल। उस तरीके से तुम्हारी कुछ भी चीज़ है, जैसे साइकिल है, किसी के बच्चे की साइकिल है, उसकी हाइट बड़ी होगी, अब उसकी साइकिल किसी काम की नहीं है, तो किसी और को दे दो, लोग सेकेंड हैंड बेच देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बेच दो, है ना, कचड़े में फेंकने से तो अच्छा ही है। एंड रिसाइकल, अगर किसी चीज़ को जैसे मान लो कि चीज़ ख़राब हो गई, कोई टेबल वेबल ख़राब हो गई, तो उसको कटिंग करके, है ना, स्टूल बना लो, है ना, या कुछ इस तरीके से उसको रिसाइकिल कर लो बेसिकली, कि तुम्हारे काम आ जाए। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो द 3 Rs आर रिगार्डेड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तो 3R ये बनाया गया था रूल बहुत पहले, जिसको लोग फॉलो करते भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ रिसाइकलिंग। जैसे मान लो पॉलीथीन है, अब वो तो दोबारा से क्या बोलते हैं, रीडिग्रेडेबल तो नहीं है, मतलब दोबारा से वो तो नहीं मिलेगा ज़मीन के अंदर, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पॉलीथीन को तुम इस्तेमाल कर लो वापस से, उसी पॉलीथीन में बार बार उसी पॉलीथीन में तुम सामान लेके आओ, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं कलर ऑफ डस्टबिन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कलर ऑफ डस्टबिन बनवाती है लोगों से, ताकि तुम अलग अलग उसमें सामान डाल सको। इससे होगा क्या कि जैसे जो जिसका खाद बन सकता है उसको खाद बनने के लिए डाल देंगे, जो जलाया जा सकता है जिससे एनर्जी बन सकती है उसको एनर्जी बना के बिजली बना लेंगे। वही सेम प्रोसेस है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाला, बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरेनियम की जगह यहाँ पे बस हम लोग कचरा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जलना जलना तो दोनों को ही ना, जलने से मतलब है। तो यूरेनियम की जगह बस हम यहाँ कचरा इस्तेमाल कर लेते हैं, और कचरा हमारा डेली बेसिस पे निकलते रहता है, तो उसी कचरे को डेली डेली जला करके पूरे शहर के लिए बिजली बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम ये है, यूरेनियम पे मिस्ट निकलती है पानी वाला, जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता है, कचरे में बड़ा गंदा धुआं निकलता है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन पर इससे बिजली बन जाती है, एक ये भी है, ठीक है। तो पोल्यूशन काफ़ी होता है, पर इसके लिए फिर वही करना पड़ता है कि लोगों को कि पेड़ लगाना पड़ता है आसपास में, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं, कि ताकि इसका पोल्यूशन और इसका पोल्यूशन नेट ज़ीरो कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कारण हो गया। नेक्स्ट पे उसके बाद यही सब चीज़ है। तो बाकी और इसी तरीके से वो लोग मांगते हैं कि कुछ सूखा कूड़ा अलग करो जिसको हम लोग जलाते, और गीला कूड़ा को अलग करो जिसका हम लोग खाद बनाते। इसलिए सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा वो लोग अलग अलग मांगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो 5th चैप्टर ख़त्म हो गया, 6th चैप्टर हम लोग अब कल करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलो बाय।